सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं गुना की रहने वाली हूँ। गुना जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर से दूर एक छोटा सा शहर है। और व्हेन आई टुक अप दिस प्रिपरेशन, तो मेरा कोई बचपन से सपना नहीं था। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग अपना पूरा करियर वैसे ही अलाइन करते हैं कि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और इस तरीके से। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैंने जेपी इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किया और उसके 4th ईयर के दौरान ही आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस प्रोसेस। और क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे, फिर उसके बाद एकदम से नए सब्जेक्ट्स में आना, तो वो सारे कॉन्ड्रम से मैं भी गुजरी हूँ। और जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी तो मैंने स्टेट पीएससी में मध्य प्रदेश पीएससी भी दे चुकी हूँ। तो उसके थ्रू मैं डेप्यूटी एसपी के पद पर ऑलरेडी सेलेक्टेड थी। और जब मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 की तैयारी शुरू करी थी तो आई वॉज ऑलरेडी एन अंडर ट्रेनी। तो मैं पुलिस की ट्रेनिंग के साथ भी मैंने तैयारी करी। तो कुल मिला के अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक वेग आइडिया होगा कि आप पुलिस की ट्रेनिंग, माई डे यूज टू स्टार्ट एट अराउंड 4 AM। और फिर उसके बाद 4:30 पे हमारा फॉल इन, फिर उसके बाद जो भी आपका एक रेगुलर 3 किलोमीटर्स का रन होता है वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा फिजिकली इंटेंस एक्टिविटी। उसके बाद 8 बजे आई वॉज अलाउड टू बी बैक इन माई रूम। फिर 8:45 पे फिर से फॉल इन। उसके बाद काफ़ी सारा IPC CRPC ऐसे करके, तो रात को 8 बजे तक कंपलसरी गेम्स परेड वगैरह होके, और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स निकाला था। तो यू जस्ट नो कि ऑल रोड्स लीड टू हेवन। तो अगर आपके पास समय की कमी भी है, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से लोगों से पीछे हैं, या कुछ लोग जो आपसे ज़्यादा इस परीक्षा में अपना समय दे चुके हैं, तो आप इस तरीके की इनसिक्योरिटीज से पहले आप बाहर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले आपको यहाँ की इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी ही पड़ेगी। देखिए, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो एक तरीका है, मतलब इट्स अ मीडियम टू रीच देयर। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत सही पढ़ रहे हैं, हमने राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट दिया है, राइट बुक्स, राइट टेस्ट सीरीज, सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना। रह रहे कि आपको इस इनसिक्योरिटी आती रहती है। एक इतनी बड़ी परीक्षा है और एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते का तो काम है नहीं। अगर आप आज से बिगिन करते हो तो आप समझिए कि अगले 1.5 साल 2 साल तक आप इस पूरी प्रोसेस में रहेंगे। तो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हटाएंगे। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको मैं बोलती हूँ, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात करें, तो ये कि आप सभी का, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो आप आपस में अपने प्रिपरेशन को कंपेयर करना भी कोशिश करेंगे कि कम करेंगे। क्योंकि किसी को ज़्यादा आता होगा, किसी को कम आता होगा। अब मान लीजिए अगर 31 मई को है शायद अगली बार एग्जाम, 31 मई या 30 मई को, जब भी है, उस दिन तक आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए बस। अब कोई आपसे आगे कोई आपसे पीछे, डजंट मैटर। ये 2 चीज़ें मतलब मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी। मैंने इस पूरी एग्जाम को लेवल 10 लेयर्स में मैं इसको डिवाइड करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि 2020 वाला अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है। ओके, सभी लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े से लोगों को हटा के। और प्रीलिम्स का सिलेबस किसको याद है, मतलब रटा हुआ है। मेंस का सिलेबस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सीरियस एस्पिरेंट नहीं मानूंगी अगर आपकी ये एक्सरसाइज शुरू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, जो हम यहाँ पे पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडीज की बात करते हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ा वेक टर्म है। पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसे लगा के आओगे। यू शुड ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपसे बात करी थी कि मैं इसको लेयर्स में देखती हूँ इस एग्जामिनेशन को। तो अभी चूंकि आप लोगों को सिलेबस याद नहीं है, अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने पिछले 10 साल के, चलिए पिछले 10 साल के नहीं, जब से 2013 से मेंस का चेंज हुआ है सिलेबस मेंस का, आप लोगों को कितनों के क्वेश्चंस पता हैं, वो या याद हैं। मतलब अगर वो क्वेश्चन देखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं नहीं, पूछा गया एग्जामिनेशन में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। अनदर थिंग, तभी आप देखिए इतने कम समय में और इतने हॉरिफाइंग सिचुएशंस में मैंने एग्जाम निकाला। क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई चीज़ होती है, अगर आप भी मुझे अगर आप अभी इस वक्त मुझे कोई आर्टिकल देंगे द हिंदू का, तो मुझे पता है कि ये इस पेपर में इस सब हेडिंग में पूछा जाएगा। तो मैं जब अपने नोट्स भी बनाऊंगी तो उसको उसी तरीके से अलाइन करूंगी। आप समझ रहे हैं। अनदर पॉइंट ये, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हम लोग लेवल 0, 1 और 2 वाले प्रिपरेशन फेज में हैं, जहाँ पे हमने पिछले साल के अभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया है। और एनालाइज से ज़्यादा आपको रटे हुए होना चाहिए वो। देखिए, यू हैव बहुत सारा मगअप करना पड़ेगा आपको। आप देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं, यू हैव टू वॉमिट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पेपर एंड विद इन 7 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो दोस्तों, अगर वो इफ इट इज़ नॉट ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आप लिख के कैसे आएंगे उसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले तो स्टॉक जब ये हमारी ओवर हो जाएगी,
आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस याद करेंगे। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, सबसे पहले आपको वो रटना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए जैसे आप मुझसे बात करोगे मैम द हिंदू के नोट्स कैसे लिए जाते हैं, तो द हिंदू के नोट्स भी आपको इन वैक्यूम नहीं समझ में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा अगर इस पे आया, एग्रीकल्चर पे आया, तो मेरा GS3 में ये फूड प्रोसेसिंग वाले इंडस्ट्री का टॉपिक है और इसको मैं यहाँ लिख के आऊंगी जब ये पेपर में आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ईच डे फ्रॉम नाउ आपको इस तरीके की अपना जो ओरिएंटेशन है वैसे डेवलप करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। अनदर चीज़ जो आपका अगला काम होगा आज की टॉक के बाद, कि आप प्रीलिम्स के भी जो 2013, 2012, 2010 मान लीजिए, तो 2010 मान लेते हैं हम, 8 साल हो जाते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। ठीक है, आप मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन, ये आपका जब आप ये कर लेंगे तब मैं आपको लेवल 2 का एस्पिरेंट मानूंगी, वरना मैं आपको एस्पिरेंट ही नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। होल एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल। एक पॉइंट ये। अब हम आ जाते हैं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आ जाओगे लेवल 3, 4, 5। इसमें आप फटाफट अपने बेसिक जैसे NCERTs जो हो गई हैं उसको आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि NCERTs तो हमारा, मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल एक फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन ही नहीं क्लियर होगा तो आपके ऊपर का सब बिल्ड नहीं होगा। तो अनादर आपको 20 दिन में, 25 दिन में, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कैसी है। आप एक बार एक लेयर में उसको एक बार कर्सरी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आप, मुझे लगता है, नोट्स बनाने की हैसियत में आएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, आप नोट्स भी बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। और एक और नोट टेकिंग के, जब हम नोट टेकिंग की बात करेंगे तो नोट टेकिंग आइडियली शुड बी 10% ऑफ द होल कॉन्टेंट। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल पढ़ें तो 10 वर्ड से ज़्यादा का आपका नोट मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा भी हो रहा है तो इवेंचुअली आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रीलिम्स में टिक लगा के आना है, एक, उसके बाद उसको आपको मेंस में रिप्रोड्यूस करके आना है, 2, और उसी फैक्ट्स डेटा को बार बार क्रंच करके वो इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो लिख के आना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल तक ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी रहेगी। तो इसलिए आपको जो नोट टेकिंग भी करेंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड करेंगे। अनदर थिंग है रिविजन, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमसे पढ़ते रहते हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया, रिवीजन नहीं रहेगा आपका। मंथली, वीकली, जो भी हम जब बात करेंगे इस पर, और अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वो रहेगी हमारी सिलेबस आप याद करेंगे, क्वेश्चंस पेपर याद करेंगे, NCERTs अगले 20 या 25 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये सब होने के बाद आप मान लीजिए अब आप आ गए हैं लेवल 4 और 5 पे। अब हमारी जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है तो अब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भी आपको पता है लिस्ट जो होती है, अब आप उसको स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, उसको अब आप, जैसे इसमें मुझे बताया गया था कि मुझे आपसे बात करनी कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन पेपर गाइड योर वे, दैट इज द ओनली वे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ मैं बोलूँ कि द काइंड ऑफ प्रीलिम्स अभी जो आ रहा है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड प्रीलिम्स में सिर्फ एफर्ट्स काम नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे एफर्ट्स के बाद भी आप देखते हो कि 1-2 नंबर से रह जाता है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये प्रीलिम्स के बारे में कि अब मुझे लगता है कि कम से कम 12 महीने के तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और इफ़ यू आर अ रियली आइडियल एस्पिरेंट हो, अगर आपको बिल्कुल यू हैव टू बी इन द सर्विस एट ऑल कॉस्ट, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप 1.5 साल के करंट अफेयर्स रखिए अपने पूरे, क्योंकि आप देख रहे हो कि उनका लेंथ ब्रेड तो स्कोप बहुत बढ़ा दिया है प्रीलिम्स का, और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। जैसे हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत बोलते थे, हम बोलते थे यार कुछ नहीं तो लक्ष्मीकांत तो कर ही लो, 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही, देख ली, लेकिन इस बार नहीं आए। तो ये चेंज होगा हर बार। तो इस एग्जाम की, अगर आपको ये जो डाइसी पार्ट है, अगर इसको आपको कोप करना है, तो आप 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स रखेंगे। और प्रीलिम्स में आपको 2 टेस्ट सीरीज जो होती हैं, कोई भी, जैसे आप नेक्स्ट साइज की टेस्ट सीरीज लीजिए, 2 टेस्ट सीरीज आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की लीजिए। प्रीलिम्स से 2.5 या 3 महीने पहले आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में जो आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम टेस्ट सीरीज से तो कुछ आता ही नहीं है। तो टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू एलिमिनेट। आप जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग रैंक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से नॉट मोर देन 30-35 सबको आते हैं। उसके बाद सब इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको टेस्ट से एनालाइज करना है अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये कि आपका स्ट्राइक रेशियो कितना है। जैसे मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत आते थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पूरा जो स्कोर है वो नेगेटिव्स की वजह से कम हो जा रहा है। तो मैंने जब अपना अटेम्प्ट दिया तो मैं सिर्फ 65 क्वेश्चन लगा के आई थी,
और मेरे 62 सही थे। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ इस एक्सट्रीम पे रिस्क लेंगे, लेकिन फिर आपको एनालाइज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मैंने रियलाइज किया मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझसे गलत होते ही हैं। तो मतलब मेरे 60 से ज़्यादा सही हो ही नहीं रहे, कुछ भी हो जाए, चाहे इजी से भी इजी पेपर आया है तो मेरे गलत हो रहे हैं। तो जब मेरे 60 ही सही हो रहे हैं तो मैं 80 क्यों लगा के आ रही हूँ, मैं 85 क्यों लगा के आ रही हूँ? समझ रहे हैं आप? तो ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके रखना है। मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ 65 लगाए थे, 62 मेरे सही हुए थे। और ये आप जब टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात ये, अच्छा अब हम वो जो लेयर्स की बात कर रहे थे, अब जब आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को याद कर लेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आपको नोट टेकिंग वाली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक दूसरी बात ये कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने नोट्स सेक्शन वाइज बनाए थे। क्योंकि आज मान लीजिए द हिंदू में कोई आर्टिकल आया है, कल वो आर्टिकल नहीं आएगा, कल एक दूसरे टॉपिक पे आएगा, परसों तीसरे टॉपिक पे आएगा। अब ऐसे एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए अब मैं एग्जाम तो कब लिखूंगी, मई में लिखूंगी। अब मुझे मान लीजिए कुछ रेफर करना है कि मैंने नोट टेक किया था ये सारे टॉपिक पे, तो मैं उसको ढूंढूंगी कैसे? इंडेक्सिंग तो करी नहीं मैंने, मैं तो सिंपल नोट्स ले रही हूँ। मैंने बिल्कुल सिलेबस वाइज, मतलब मैंने बिल्कुल सेक्शन वाइज नोट्स लिए थे। अगर साइंस एंड टेक है, और मैंने A4 शीट्स रखती थी मैं अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है आप उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। A4 शीट्स रखिए। मान लीजिए अभी क्या न्यूज़ चल रहा है, मान लीजिए आर्टिकल 370 पे बार बार न्यूज़ आ रही है ना, जम्मू कश्मीर पे बात आ रही है, तो आप आर्टिकल 370 लिख दीजिए एक पेज पे। आपको जो भी इन अनदर 1.5 years आपको जो भी एनकाउंटर आप कर रहे हो रिलेटेड टू आर्टिकल 370, एवरीथिंग शुड बी अंडर वन हेड। और आइडियली मैं आपको बताऊं, मेंस से पहले तो आपका पूरा सिलेबस शुड बी कंप्रेस्ड इन नॉट मोर देन 100 पेजेस। क्योंकि आप रिवाइज कैसे करोगे? मान लीजिए आपको पता है आपका कल पेपर है और आपको रेफर करना है, तो आप थोड़ा सा ही तो कुछ देख के जा पाओगे ना, पूरी बुक उठा के तो नहीं रेफर करोगे। तो सब कुछ कंडेंस हो जाना चाहिए आपका। और विथ ईच, मतलब मैं आपको अभी हम इस पे और हम बात करेंगे, लेकिन आपको जब आज से आप जो भी पढ़ेंगे ना, यू शुड बिगिन विद एन एंड इन माइंड, कि भाई ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये कंप्रेस हो के आधे पेज में आ जाना चाहिए बिफोर राइटिंग मेंस और बिफोर राइटिंग प्रीलिम्स। तभी, वरना अगर मान लीजिए अभी तो आप लिख नहीं रहे हैं, आप लिखेंगे वही आपका, मान लीजिए अभी सितंबर है तो अगले सितंबर में, अभी मेंस चल रहा है, आपके पास पूरे 12 महीने हैं। तो 12 महीने मैं नहीं चाहती कि आपके पास 3 रजिस्टर भर जाए करंट अफेयर्स के, नहीं, सब कुछ 100 पेजेस में हो जाना चाहिए कंप्रेस। अच्छा, विथ ईच सक्सेसिव रिपीटिशन, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना इस प्रोसेस के साथ, आपको अपने आप यू विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग द चाफ एंड द ग्रेन। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार ये तो रिडंडेंट है, कभी पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आपको सिलेबस ये और इस तरीके से आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। और मैंने आपको बताया कि नोट टेकिंग बिफोर मेंस आपकी 100 पेजेस से भी कम की हो जाना चाहिए। आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाएंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं तो कोई भी भगवान, मतलब नो ताकत इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगी चीजें, आप क्रंच नहीं कर पाओगे। अ लॉट ऑफ मगिंग इज रिक्वायर्ड और वो आपको वॉमिट करके आना है। मतलब दिस इज द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एनालिसिस के बाद रटने वाली चीजें आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, अब आप जब मान लीजिए आपने ये वाला लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब आप द हिंदू के नोट्स ले आए। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि आइडियल काइंड ऑफ नोट्स क्या होते हैं द हिंदू के, जैसे हम बात करते हैं। तो आइडियल नोट्स ये होते हैं द हिंदू के कि मुझे अगर मान लीजिए सुहासिनी हैदर है ना, एडिटोरियल लिखती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन से बात करती हैं। तो जब मैं अपने फुल एस्पिरेंट मोड में थी, मतलब व्हेन आई रियली क्रैक्ड कि हाँ इस एग्जाम की नर्व क्या है, तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि सुहासिनी हैदर ने अगर इस पे बात करी है तो उन्होंने ये बात करी होगी। मतलब आपको एक राइटर को भी आप एनालाइज करने लगते हैं ना कि इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, ये लेफ्टिस्ट है या ये कैपिटलिस्ट है या किस तरीके के हैं, आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके का आपको एक एनालिसिस होने लगना चाहिए जब आपकी बेहतरीन आप इस पूरे मोड में आ जाएंगे, मोमेंटम में आ जाएंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये, मैं क्या क्या नोट करती थी। मैं एक तो देखिए बहुत सारे फैक्ट्स आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई बात करी है तो उसका जो रैंकिंग आई है वो आप नोट कर लीजिए। सी राजा मोहन अगर कोई बात करते हैं तो उनके नाम के साथ आप स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि अगर आप वो कोट करके आएंगे आंसर में तो आपके आंसर में मतलब द एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक वेल रेड इंसान है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई भी जजमेंट आता है, तो जैसे जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो हमेशा डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, है ना, यूजुअली डिसेंट करते हैं वो। तो उनकी कोई लाइन आती है तो मैं उसको लिख लेती थी।
जैसे कि जब मैं एग्जाम दे रही थी तो पुट्टू स्वामी जजमेंट आ रहा था, है ना, राइट टू क्या बोलते हैं प्रिवेसी वाला इशू था। तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने थ्री ब्रांचेस ऑफ जस्टिस बोला था, एक ट्री बनाया था उन्होंने जस्टिस का, उसमें 3 ब्रांचेस ऑफ जस्टिस। तो ये मैंने नोट किया था कि अगर ऐसे में पूछा जाएगा तो आई विल कोट जस्टिस चंद्रचूड़। तो द हिंदू में आपको एक तो फैक्ट्स आप लिख लेंगे, डेटा लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो भी एडिटोरियल है उसमें जो कंक्लूड करते हैं ना, उसको भी आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो कंक्लूजन होता है इसको आप बहुत सारे आंसर्स में कंक्लूड कर सकते हो। तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका मेंस और आपका कंक्लूजन, तो आप द हिंदू में ये 4-5 चीज़ें ही नोट करने की आदत डालेंगे, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाया करेगा। तो वो एक्सरसाइज आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका यूनिक टच रहेगा कि आप किसको कोट करके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो जैसे अमर सिंह को कोट कर रहे हैं, जीबी शॉ को कोट कर रहे हैं। तो ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो उसमें बुक रिव्यू आता है, तो जैसे द हिंदू में कोई बुक रिव्यू आया है और उस पर उन्होंने डेमोक्रेसी पे कोई बुक आई है, या फिर इन जनरल कोई स्टेट पे बात करी है, या इस तरीके की बात, पॉलिटिकल बुक्स नहीं, डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं या स्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कोई बुक है, तो उसको आप बस राइटर और उसका सिनॉप्सिस देख लीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए हमारे पे क्वेश्चन आया, ऐसे भी आता रहता है कि एग्रीकल्चर इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना, ये हम पढ़ते रहते हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी आता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इंट्रोड्यूस उससे करिए कि XYZ in his book has clearly mentioned or defined that the state of Indian economy या state of Indian agriculture is in this. आप समझ रहे हैं? तो इससे आपके आंसर को वजन मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं आपने पूरी बुक पढ़ी हो। देखिए एग्जामिनर भी, आप खुद देखिए, आप उनको समझे जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चेक करेंगे उस बुक को खोल के कि उसमें बात कही है कि नहीं। और एग्रीकल्चर पे बात कही तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर क्राइसिस और स्ट्रेस पे भी बात करी होगी उस बुक में, इतनी बड़ी बुक लिखी है। तो अब ये सब चीज़ें भी आदत डालिए, धीरे धीरे अपने शुमार करिए आदत नोट करने की। द हिंदू से ये सब चीज़ें ही आपको लेनी है, बाकी सब आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाएगा। तो आप उस एक्सरसाइज में अपने टाइम मत वेस्ट करिए। अनदर थिंग, अब हम आ जाते हैं कि मान लीजिए आज से अगर हम शुरुआत करते हैं, 22 सितंबर है आज, तो आप सबसे पहले अगले 5 दिन में जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। अच्छा, प्रीलिम्स से स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, हमें प्रीलिम्स की डेट से 2.5 महीने पहले ही शुरू करना है, जिसमें हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो सेक्शनल टेस्ट हैं उसके जो आंसर्स होते हैं, जो मॉडल आंसर जो आंसर की होते हैं, वो भी आपको करीब 2-2, 3-3 बार तो रिवाइज करके जाना ही है, तभी आपको वो याद रहेगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है, बहुत सारा याद भी रखना है। और उस टेस्ट सीरीज से आपको ये भी एनालाइज करना है कि मेरा स्ट्राइक रेशियो क्या है। तो ये हमारा लेकिन प्रीलिम्स से 2.5 महीने पहले ही रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने करंट अफेयर्स आप लोग साथ में पढ़ ही रहे होंगे, तो मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप अगला 2020 का अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो मैं आपसे कि अगस्त नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जनवरी 2019 से आपका जो भी करंट अफेयर्स बुकलेट्स हैं, जैसे आप ना विथ ईच सक्सेसिव मंथ उसकी प्रायोरिटी, मतलब उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे सकते हैं। जनवरी 2019 थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन आपको मुद्दे मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे। आजकल वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं, और आप खुद एनालाइज करते हैं कि कोई सेट तो अब रहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई पैटर्न बचा है प्रीलिम्स का, इसलिए मैं आपको मतलब आई वोंट बी स्प्रेडिंग एनी फेक न्यूज़ हियर। तो आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए अभी। तो आज आप कोशिश करिए कि मैं 3 दिन में जनवरी की कंप्लीट करूंगी, उसको कंप्लीट करिए। ऐसे करके आप जनवरी टू जून तो कोशिश करिए कि आप 25-30 दिन में ही कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले करंट अफेयर्स रहेंगे, बट यू शुड नो। अब उसके बाद आप जो सीरियस करेंगे वो जून से स्टार्ट करेंगे, तो जून 2019 से आपका यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑल्सो वेरी सीरियसली, आप उसे कंप्लीट करें। एनसी, अच्छा आप देखते हैं कि जो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, लेट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है प्रीलिम्स की भी, तो आप बिल्कुल सेक्शनल वाइज उसको कंप्लीट करना शुरू करें। तो उस टाइमलाइन को, जो उसकी टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अनुसार ही आप प्रिपेयर करेंगे। एंड अ लॉट ऑफ रिविजन इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ रिविजन, लेट मी टेल यू। अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्टडिंग/रीडिंग 33%, रिविजन 33% एंड रेस्ट 33% आप मेंस का आंसर लिखेंगे या प्रीलिम्स की टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप ये पूरी साइकिल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका जो सक्सेस का जो मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कम ही रहेगी, क्योंकि दूसरे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सब, तो उनका आपसे बेहतर तरीके से वो एग्जाम ओरिएंटेड, इतना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करना चाहूँगी।
माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। ये मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगी। जब आपको किताबें पता है, आप मुझे पता है, आप मतलब आई एम डेड श्योर कि आप सबको बुक्स मालूम है कि नहीं, लेकिन तब भी हमारे अंदर इतना सारा कन्फ्यूजन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि हम पूरी साइकिल को भूल जा रहे हैं। तो मैं बार बार आपसे बोलूँगी कि आप रीड, रिवाइज और रिप्रोड्यूस। जब भी आप टॉपिक को उठाएंगे तो ऐसे ही देखना है कि मुझे से रिप्रोड्यूस करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज से आप जो भी उठाएंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, यू शुड नो कि ये इस पेपर में ऐसा पूछा जाएगा और मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा, ठीक है। एक चीज ये, अच्छा, अनादर जिस पे हम ज्यादा बात नहीं करते वो रहेगा आपका डिस्कशन, कि मैम डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं। देखिए, जब मैं अपनी पुलिस ट्रेनिंग में थी तो मेरे साथ श्री पुनीत गहलोत और श्री आशुतोष श्रीवास्तव IPS हैं वो भी, तो हम तीनों साथ में पढ़ते थे। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही समय रहता था, हम थके भी रहते थे, तो मैंने ये, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप कोई भी एक टॉपिक अगर मुझे आप दे दो कि 10 पेजेस मैम आप याद करके बताओ, तो मैं नहीं याद कर पाऊंगी। आप मुझे 3 का ग्रुप बना दो कि डिस्कस करो, मैं आराम से डिस्कस कर लूँगी और मैं आपको आराम से रिप्रोड्यूस भी कर दूँगी। लेकिन उसके लिए फिर आप जो भी अपने आपस में जो भी लोगों को चुनेंगे, आई थिंक यू आर वाइज इनफ कि वो भी आपकी तरह कमिटेड होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिस्कशन मोड में भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, मुझे लगता है ये। और हम लोग तो बाद में प्रीलिम से पहले तो क्विज भी खेलते थे। बार बार आपको ना अपनी मेमोरी को एक्सरसाइज करना है। मान लीजिए मैं अभी आपसे कुछ भी बात पूछूं, मैं आपसे मान लीजिए मैं आपसे आर्टिकल ही पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए, वो याद होना है वो चीज़। गवर्नर के प्रोविजंस आपको याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट के प्रोविजंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में, दे विल नॉट गो आउट ऑफ स्टाइल। वो एक साल नहीं आएंगे तो अगली साल आएंगे। यूपीएससी की जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे फंडामेंट, अगर आप, अच्छा, ये आपको एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा। यू आर योर ओन लाइट। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकता है, बट इट इज ओनली यू एंड ओनली यू जो आपको फाइनल एंड तक पहुंचाएगा। तो जब आप मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे प्रीलिम्स के, तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके की चीजें आप देखिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पता आपको पूरा होना चाहिए। मतलब अगर आप बुक भी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की, तो कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। वो जैसे पंचायती राज है, उस पर क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस पे आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन सॉरी, उस पर टॉपिक आता है। इलेक्शन कमीशन हो गया, क्वेश्चन आएगा। CAG है, क्वेश्चन आएगा। तो ये आना ही है, ठीक है। उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। और जब आप खुद टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे नुआंसेस आप उससे सीखते जाएंगे। लेकिन उन नुआंसेस को सीखते हुए यू हैव टू नोट इट डाउन। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ स्टैटिक टॉपिक का भी आप ऐसे ही नोट मेकिंग करिए कि अगर मान लीजिए फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है, तो आप शुरुआत कर दीजिए उस पर कि उसके आर्टिकल क्या क्या है रेलेवेंट, उस पर कोई जजमेंट आया हो। मान लीजिए सेकेंड ARC ने कोई बात करी हो फाइनेंस कमीशन पे, फिर आपको पता है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन थी वो एक थोड़ा वाटरशेड थी, है ना। उसने डेवोल्यूशन बढ़ा दिया था, 32 से 42% कर दिया था। मालूम होना चाहिए, हो सकता है प्रीलिम्स में वन ऑफ द ऑप्शंस ये हो वो, क्योंकि इस तरीके से देखिए वो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड्स में पूछते हैं वो। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स, अगर वो इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे, मान लीजिए वो इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, तो वो आपको 2 स्टेटमेंट देंगे कि द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई बढ़ा है कि कम हुआ है। तो अगर आपने नोट बनाया, मान लीजिए इन्फ्लेशन पे आपने मान लीजिए एक A4 शीट आपने डेडिकेट करी है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी आपको इनकाउंटर आप कर रहे हो, वो ट्रेंड हो सकता है, वो स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन हो सकता है, क्योंकि रिकमेंडेशन आप कहाँ पे लिख के आओगे, मेंस में। मान लीजिए क्वेश्चन आया मेंस में कि इन्फ्लेशन हैज बीन दिस कुछ भी एक हैज बीन एन इशू इन द माइंड्स ऑफ इंडियन स्टेट्समैन, एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स टू टैकल द सेम। तो आपको अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है। आप 100% इस बात पे कहीं ना कहीं कोई मिनिस्ट्री बनी होगी, कोई कमीशन बनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही होगी। दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस। ब्रेड एंड बटर ऑफ मेंस। आप अपने मन से नहीं लिख के आओगे। आप कैसे लिख के आओगे? आपको कुछ पता है इन्फ्लेशन के बारे में? आप इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं, तो आपको लिख के उन्हीं की बात आनी है। तो यू शुड डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। तो अगर आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक बनाया है, तो जो भी आपका डेटा रहेगा, मतलब फैक्चुअल डेटा रहेगा, ट्रेंड रहेगा, वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें आगे जब आप कमिटी वगैरह की बातें करोगे तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ ये हो गई है। अच्छा,
अनादर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह के नोट्स वगैरह लेना चाहिए कि नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत रूडिमेंट्री हैं, उस पर हमें इतना नोट मेकिंग पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, या आपको कोई अच्छा फिर आप वही समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ी हूँ तो मैं एनसीईआरटी पर से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसका एक टॉपिक पढ़ रही हूँ जो मेरे सिलेबस में यहाँ रेलिवेंट है। बार बार आपको ये याद दिलाना है, तो बुक कंप्लीट हो गई उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपका वो सिलेबस में जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? और वो टॉपिक कब कंप्लीट होगा? और टॉपिक कब कंप्लीट तभी होगा जब आप एनसीईआरटीज में जो उस पर बात कही है वो, क्योंकि जो 3 ऑप्शन आप देखेंगे ना, जो भी आप मान लीजिए इन्फ्लेशन पे भी, कोई भी फॉर दैट मैटर, मान लीजिए इकोटोन्स होते हैं ना, इकोटोन्स होते हैं एनवायरमेंट में, तो आप देखेंगे जो 3 ऑप्शन रहेगा, एक तो बहुत रूडिमेंट्री उस पर बात की जाती है, तो वो आपको एनसीईआरटीज हेल्प कर देगी। जो इसमें दूसरी बात होगी वो आप मान लीजिए, आप जो इस पे जो रेफरेंस बुक आती है एनवायरमेंट पे, जिसको हम कोई भी मान लीजिए आप, वो हो जाएगा आपका दूसरा। और जो तीसरा जो उसमें टॉपिक आएगा वो किसी करंट अफेयर्स रिलेटेड बात आएगी, तो वो आपको अपने करंट अफेयर्स मैगजीन / न्यूज़पेपर से पढ़ना है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कोई भी टॉपिक इन द वर्ल्ड है वो, मैं उसे तभी कंप्लीट मानूंगी। तो एनसीईआरटीज आपको वो जो स्टार्टिंग का जो 30% है वो आपको कंप्लीट करेगी। जैसे आपको मालूम ही नहीं भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है ये आपको एनसीईआरटीज बताएगी। एनसीईआरटी आपको ये बताएगी कि सिंस इंडिपेंडेंस, जब हमारी पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए इन्फ्लेशन को करने के लिए। फिर आप जब और पढ़ लोगे, जैसे मान लीजिए आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, आपकी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप रियलाइज करोगे कि गवर्नमेंट ने हमेशा इसको टैकल किया है इन्फ्लेशन के लिए। फिर हमने एफआरबीएम एक्ट वगैरह की बात करी, फिर हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करी कि इन्फ्लेशन को हम प्लस माइनस ये, फिर फूड इन्फ्लेशन पढ़ोगे, फिर आप WPI पढ़ोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे अलग अलग आप वो पढ़ोगे कि इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं, फिर फूड बास्केट क्या होती है, WPI में किसको क्या वेटेज, किसको कम वेटेज, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो ऐसे आप जो भी पढ़ोगे ना, उसको आपको एक ही पेज में आप उसे कंसोलिडेट करते जाओ। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है ये एग्जाम में भी रिप्रोड्यूस करने का। अच्छा, ऐसी बहुत सारे नुआंसेस जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेंगे ये, तो उसको ही मैं चाहूंगी कि, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी, लेकिन आइडियली क्योंकि आपके पास आई थिंक यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद यू, 7 महीने 8 महीने बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स भी नहीं है, तो यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। तो आप अभी से ये आदत डाल लीजिए कि इन्फ्लेशन का मैंने जो पेज बना लिया है, अब मैं टेस्ट सीरीज से अगर कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करूंगी तो वो उसमें लिख लूंगी, अखबार से जो मुझे मिला वो भी लिख लूंगी, एनसीईआरटी से मुझे जो ठीक लगा मैंने वो भी लिख लिया उसमें, जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है कि भाई इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन को टैकल मतलब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप अभी से अपनी आदत डाल लीजिए, तो आपका मैं टॉपिक कंप्लीट मानूंगी। अब हम आ जाते हैं